आपका मित्र योगी माथुर। आज हम आपसे एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो एडवोकेट प्लस फार्मर प्लस एक कुशल इतिहासकार, जो इतिहास की अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे जानकारी रखते हैं। तो उससे हम शिरुरवाई 5-7 प्रश्नों के माध्यम से देश के कारण निवारण, समस्या समाधान और हम किसी भी विषय पर जो बात करेंगे, हम संपूर्ण भारत पर बात करेंगे, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात करेंगे, हम गुवाहाटी से लेकर आसाम तक बात करेंगे और इस भयंकर परिस्थितियों से देश को कैसे निकाला जा सकता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। क्योंकि जैसा कि हम इस क्षेत्र में निकले हुए हैं तो एक से एक अनुभव हमें मिलता है, जो एक चलता फिरता खुद अपने आप में इतिहासकार है, इतिहास है और हर उस समस्याओं को जड़ से पकड़ता है। फलां समस्या हुई थी, उस सन में हुई थी, उसका कारण ये था, लेकिन उस कारण का, उस घटना का रूप स्वरूप बिगाड़ कर हम देशवासियों को दिखाया जाता है। तो जैसे कौशिक जी का चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर और उनकी समस्याओं को कैसे हमें बताया गया है कि वहां पर फलाना पीएम ने ये कर दिया था, ढगने में नेता ने ये कर दिया था, ये कर दिया था, लेकिन मूल समस्या क्या थी, समाधान क्या था। तो हम कश्मीर से समस्या से लेकर चलेंगे और किसानों तक इसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कौशिक साहब का स्वागत है। और आप ये बताइए कि कश्मीर में जो समस्या जो चल रही है और भारत सरकार खूब अपने तरफ से ये बोल रही है कि हमने पहले से इतना सुधार कर दिया, इतना सुधार कर दिया, तो कश्मीर की समस्या को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कृपया प्रकाश डालिए। ऐसे है, कश्मीर की समस्या कुछ तो समस्या है, कुछ समस्या क्रिएट की हुई है और जो समस्याएं क्रिएट की गई है उस समस्या को क्रिएट करने वाले भी हमारे यहाँ राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों ने कश्मीर के बारे में जो भी इश्यू हैं उनको सुलझाने की बजाय अपनी वोट बैंक को तैयार करने के लिए उन समस्याओं को उलझाना शुरू कर दिया है और उलझाते रहे हैं। जहां तक कश्मीर की जो प्रॉब्लम है, तो ये बता रहे हैं धारा 370 हटा दी, 35 ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मैं ये कहता हूँ ठीक है, सरकार ने जो स्टेप लिया उनका प्रशासनिक अधिकार है, सरकार ने प्रशासनिक अधिकार को अपने को इस्तेमाल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल को इस्तेमाल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मेरे लिए ये पैदा होता है कि सरकार ने ऐसा किया तो क्या उस करने के बाद उसका परिणाम क्या निकला है, क्या परिणाम में पहले वाली बातों में, क्या इन बातों में कोई डिफेंस आया है? अगर डिफेंस आया है तो ये जो धारा 370 या इसका डिवीजन किया गया है वो बेहतर रहेगा। और बेहतर का तब पता लगेगा जब पब्लिक हमारे साथ होगी कश्मीर की। हम यहाँ पर बैठे हैं, पब्लिक अगर वहां पर नाराज होगी तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा और उस नाराजगी को दूर करने के लिए सरकारों ने अति आवश्यक और सुधारात्मक स्टेप लेना अति आवश्यक है। घोषणाओं से कोई भी काम चलने वाला नहीं है। जी, ऐसा कुछ समाधान बताइए कि देश बचाने वाले जवान के जीवन की गारंटी हो, वहां पर अकारण असमय उन पे गोली बारूद बरसा रहे हैं, तो ये इस पे आप राजनीति देखते हैं या दुश्मन देशों की चाल समझते हैं? देखिए, ये एक स्पष्ट बात है, दुनिया के अंदर सिर्फ एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक देश में से धार्मिक हिसाब से उस पाकिस्तान का सर्जन हुआ है। और पाकिस्तान का जो सर्जन हुआ है वो सिर्फ मुसलमान और हिंदू, ये क्वेश्चन रेज किया गया था 1935 के बाद जिन्हा जी ने।
और जबकि उससे पहले 1928 में वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान, उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान का नक्शा ये है, लेकिन जिन्ना साहब ने ये कहा था कि ये पाकिस्तान कभी धरती पर नहीं बढ़ेगा। लेकिन उस टाइम की परिस्थितियों में भी जिन्ना ने अपने आप को उन्हें डाइवर्ट कर लिया और उन्होंने ये देख लिया कि तेरे को कभी भी मौका नहीं मिलेगा इस बात का कि भाई तू है ना राजनीति के अंदर एक उभर के सितारा आया है। इसलिए उसने धार्मिक उन्माद के आधार पे वही था कि 1942 के आंदोलन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो ना भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने एक ही रट ली कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। आखिर में एक बहुत लंबी कहानी है कि पाकिस्तान कैसे बना, किस किस तरह की बातें हुई, लेकिन पाकिस्तान जो बना है वो धार्मिक उन्माद भी बना है, धार्मिक राष्ट्र है, वो हमारे को दुश्मन राष्ट्र समझते हैं, हम उसको दुश्मन राष्ट्र समझते हैं। और जहां तक मेरी अपनी सोच है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी सत्ता आएगी, क्योंकि हम तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है और भगवान की दया से आगे भी ये भारत इसी तरह से फल फूलित रहेगा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा, हम आगे विकास करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। अगर कोई डेमोक्रेटिक वे का नाम भी लेता है तो उसके भी इनडायरेक्ट रूप में कहीं कहीं मिलिट्री का रूल होता है, और वहां पर कोई भी शासक, प्रशासक, राष्ट्रपति या सरकार जब भी भारत के बारे में ये कहेंगे कि भारत के साथ हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, उसका उसी टाइम पर उस सरकार का पतन होना शुरू हो जाएगा और उस सरकार को ऑस्टिट कर दिया जाएगा। इससे पहले भी इसी तरह का होता रहा है। नवाज शरीफ के टाइम पर भी देखो, भुट्टो मैडम भुट्टो के टाइम पर भी देखो, तो वे एक उन्माद को तैयार करके पाकिस्तान सिर्फ इसी बात को सरकार की एग्जिस्टेंसी है कि जब तक भारत के खिलाफ बोलोगे तब सीख हो, लेकिन जितन जब भारत के हक में बोलने लग जाओगे तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी। जी कौशिक साहब, जैसा कि आपने बताया धर्म मजहब के नाम को आधार बनाकर इस देश को रद्दी कागज की तरह फाड़ दिया, और आप कह रहे हैं कि वो हमें दुश्मन समझते हैं और हम उनको दुश्मन समझते हैं। पाकिस्तान तो एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया और ये देश फटने के बाद भी धर्म निरपेक्ष बन गया, तो अन्याय भारत के साथ हुआ है या पाकिस्तान के साथ हुआ है? देखिए, मेरे विचार से तो ये है कि अन्याय है ना भारत के साथ हुआ है, भारत के साथ नहीं, भारत के साथ नहीं हुआ, क्योंकि भारत तो भारत है, पाकिस्तान भी भारत है और बांग्लादेश भी भारत है। इसका क्रिएशन किया है किसी ने किया, लेकिन भारत तो भारत ही है। लेकिन जहां तक आपने इस सवाल के अंदर जो आपने मेरे से पूछा है, मुझे थोड़ी ही ये समझ में आई है कि आप ये कह रहे हो कि भारत का जो नुकसान हुआ है या पाकिस्तान का जो स्वार्थ में पाकिस्तान बढ़ा है, उसका आप शायद ये समझ रहे हो कि उन्होंने तो अपना देश ले लिया और हमने नहीं लिया, हम यानी आज तक ना धर्मनिरपेक्ष है। देखिए, ये देश तब तक देश रहेगा जब तक हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता ही चलेगी, सेकुलरिज्म ही चलेगा। हर एक 10 किलोमीटर के फासले पर धार्मिक वो संस्कृति हमारी और हमारा भारत ही टिका हुआ सेकुलरिज्म पर है। हम कभी भी अगर ये सोचें कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, दुनिया में हिंदू राष्ट्र नेपाल तो भी नहीं है, दुनिया में एक सिर्फ हिंदू राष्ट्र नेपाल था। उन्होंने भी अपने उसको संवैधानिक रूप में जो उनका राष्ट्र था उसको विड्रा करना पड़ा। जी, विषम दो कुटुंबकम की भावना का सिद्धांत केवल भारतीय सनातन संस्कृति में है और पूरे विश्व उसी संस्कृति को समाप्त करने में लगा हुआ जो सबका हित चाहती है, सबका भला चाहती है। आप इस बात को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये ऐसा है कि ये क्लियर सी बात है। मैंने पुराना एक इतिहास की स्टेटमेंट याद दिला रहा हूँ, हिटलर जी की। जी तो मैंने कहना पड़ा क्योंकि हुआ चांसलर, लेकिन लोगों की आंखों में नजरों में हिटलर को एक तरह से गलत आदमी समझ क्रूर समझा जाता है, लेकिन वो अपने देश के लिए और उन लोगों के लिए क्रूर नहीं था। तो रुडोल्फ हिटलर
उन्होंने ये कहा था कि नंबर्स ऑफ एनिमीज मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्सन। जिस आदमी के जितने ज्यादा पावरफुल होगा उसके उतने ही दुश्मन भी। जहां तक ये आपने ये कहा कि पश्चिमी सभ्यताएं हमारे खिलाफ हैं और हम सबको एक समझते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम अपनी इस परंपराओं के, अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांत और अपने इस मानवता के हिसाब से हम अपने पर स्टैंड किए हुए हैं और इसी तरह से स्टैंड करेंगे। तो जो हमारे विरोधी हो तो हमारा विरोध करेंगे ही, और ऑटोमेटिकली विरोधी ज्यादा आएंगे क्योंकि हम शक्तिशाली हैं इस मामले में, और हम इससे, हमारा देश कभी इससे विचलित भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। जो हमारी भावनाएं हैं, इन भावनाओं के साथ हम अपने देश को आगे और बढ़ाएंगे, इससे भी ज्यादा और बढ़ाएंगे। बहुत अच्छे, ईश्वर करे आपकी वाणी में सत्यता प्रदान करे, ऐसा ही हो। अब बात करते हैं 1% संविधान के रूप। तो आप अच्छे इतिहासकार हो, नॉलेज रखते हो। 3 सितंबर 1953 में भीमराव अम्बेडकर जी ने राज्यसभा में खड़े होकर बोला था कि मुझे मानसिक रूप से हाईजैक किया गया है और ये संविधान किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर मुझे अनुमति हुई तो इस संविधान को बनाने वाला मैं पहला व्यक्ति होऊंगा। तो इस रूप से मैंने पार्लियामेंट में अपने लेवल पे कभी ऐसा नहीं सुना कि अम्बेडकर जी ने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी होगी। अगर दी भी होगी तो उन्होंने इस संविधान के प्रति आक्रोश रूप में नहीं दी होगी, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक व्यक्ति के संदर्भ में वहां पर इसको फिट किया होगा। मेरे विचार से अम्बेडकर जी ने ऐसा नहीं कहा होगा। नहीं, ये उसमें देखिए, हाँ, इसमें गूगल के माध्यम से निकाल सकते हैं आप। तो हमने RTI लगाई थी, हाँ, RTI का जवाब उन्होंने गोलमोल दिया है। हाँ, स्पष्ट जवाब हमारे पास नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे है, जो जब RTI का जवाब आपको स्पष्ट नहीं मिला तो मैं भी RTI हुई आपके सामने बैठा, क्योंकि मैं जब आपको जब दुआना किया कि मैंने ये सारी चीजों को स्टडीज करने के उपरांत मैंने ऐसे कभी नहीं देखा। और लेकिन ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जो इस संविधान के निर्माण के अंदर अति आवश्यक व्यक्ति और उनकी देख रेख में हुआ, तो मान लिया अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है तो मैं फिर वही कहता हूँ संविधान के नहीं कहीं होगी, उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में इसको कहा। और ये जो गूगल वगैरह है, मैं नीतीश गूगल पर मैं तो कोई विश्वास नहीं करता। गूगल में भी है ना हमारे जैसे तो उसको ऑपरेट करें, जो उसके विरोधी हैं उसको गूगल को ऑपरेट करेंगे। फिर जहां तक ये है कि हम तो आज तक ये कहते संविधान के निर्माता है, और निर्माता ही खुद ये कहेगा कि मैं तो इस संविधान को जला दूं, तो ये तो बड़ी विचित्र और विश्वसनीय बात है, अविश्वसनीय स्टेटमेंट मुझे नजर आती है। बिल्कुल, हम भी इसी तरह है आश्चर्यजनक हो गए थे पहली बार सुने थे। अब हम गूगल से और इन बातों से बाहर निकलकर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो फिलहाल यह देश झेल रहा है, और भारत के किसान सड़कों पर हैं इतने जनवरी दिसंबर की ठंड में, तो हम किसानों के समस्याओं, कारण और निवारण पर दो बातें करते हैं। तो इस आप इस किसान आंदोलन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या किसान अपने हित में है ये कि मांग किसानों के हित की जो मांग है वो उचित है? जो ये 3 कानून मोदी सरकार द्वारा जो बनाए गए हैं, क्या ये फोन दे क्या कौन हाँ दे दो। ऐसे है, नंबर 1, जहां तक मेरी अपनी विचारधारा है, ये समझ में नहीं आती कि कोई चीज हम मांगते तो उसको तो सरकार देती नहीं। आंदोलन ये कि इतिहास में सारी दुनिया के अंदर पहला आंदोलन होगा, जहां तक मेरा अपना विचार है, कि सरकार दे रही है, लोग ले नहीं रहे, किसान ले नहीं रहे, सरकार को मैं दूंगी। जबकि आंदोलन तो ये कहती है हमारे को ये चीज दो, सरकार इनकार करती है। पहले तो मुझे इस बात का भी थोड़ा ये समझ में नहीं आ रही, ये बात क्या हुई है। जहां तक
मेरे को कोई चीज दिखता है मैं नहीं ले रहा था उसको, आपने नहीं देनी चाहिए। ये किसी भी किसान यूनियन या किसी भी व्यक्ति या किसी प्रशासन या किसी ने पार्लियामेंट में किसी MP या MLA ने इस चीज की डिमांड नहीं की थी। जो डिमांड थी वो स्वामीनाथन आयोग की पहले से चलती आ रही है। और जो इस तरह का इसी टाइप का बिल शायद 1995 की बातें हैं, मैंने आज देखा था सुषमा स्वराज जी का भी इसी के ऊपर एक मोबाइल पर आई हुई थी। उस टाइम पर चर्चा हुई, उस टाइम पर भी सुषमा स्वराज जी के अगर आप देखते हो तो चैनल के ऊपर शी वाज अगेंस्ट टू दिस काइंड ऑफ द बिल दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द कांग्रेस। अब ये बिल आ गया, और बिल आया कैसे, मैं पहले तो इस बिल के स्वरूप को और इस बिल को लाने की प्रक्रिया के बिल्कुल पूरी तरह से विरोध, क्योंकि बिल को लाया जाता ऑर्डिनेंस की क्या जरूरत थी, जबकि देश तो घेर रखा कोरोना में, सारा देश बंद कर रखा, सारा कभी थाली पर हो रहे हैं कोरोना को दूर करने के लिए, कभी कुछ किया जा रहा है कभी कुछ किया जा रहा है। उस सिद्धांत से हटा करके, उस प्रॉब्लम को हटा करके ये बीच में अध्यादेश डाल दिया। अध्यादेश लेके आए, नंबर तो अध्यादेश की जरूरत ही नहीं थी, किसी ने डिमांड नहीं की तो क्या जरूरत है अध्यादेश की। अध्यादेश जब लगा जाता है संवैधानिक हिसाब से, अगर पार्लियामेंट के सेशन नहीं कर देते और कोई बहुत जरूरी चीज या बहुत जरूरी कोई कार्रवाई उसको या बहुत जरूरी कानून अगर बनाना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लागू किया जाता और 6 महीने के अंदर है ना पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को कानून का रूप देती है। जो प्रक्रिया हमारी संवैधानिक, इसमें ने तो संवैधानिक प्रक्रिया को पूरी तरह से अडॉप्ट किया था और न इस अध्यादेश की जरूरत थी न इसने किसी की मांग की, फिर भी अध्यादेश ले आए, कानून बना दिया। कानून बनाने में पार्लियामेंट में, लोकसभा में सरकार का की मेजोरिटी थी, हो गया पास। लेकिन सही तो जो सिस्टम था राज्यसभा के ऊपर, इसमें चर्चाएं होती और चर्चाओं में इसके गुण और अवगुण के बारे में पूरी तरह से ऐसे छन जाती बातें जैसे छलनी में से कोई चीज छलती है। राज्यसभा में कोई बहस नहीं, कोई सब कमेटी बनाई, 5 आदमियों की मेंबरों की मेंबर पार्लियामेंट्स की कमेटी बना देते जो इस पर विचार करते, अपनी रिपोर्ट है ना बाद में ना राज्यसभा के सामने पेश कर दी जाती। लेकिन वो भी नहीं की, सब एक बार ये कह गए बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द एक्ट, राज्यसभा में आगे अप्रूवल के लिए कर दिया और घड़ी बजा करके एक तरफा कर दिया। कांग्रेस ने उस टाइम पर या ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, तो वॉकआउट का मतलब तो ये कहते कि हमें इसके अगेंस्ट है, भाई ये आवाज करते, वॉकआउट का मतलब ये। लेकिन ये बिल भी आ गया, इस बिल के अंदर 3 बिल आए। जहां तक मेरी अपनी शुरू में सोच थी और मैंने किसानों की स्टेटमेंट्स को देखा था, यूनियनों को भी की स्टेटमेंट्स को भी पढ़ा है, उनकी तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही बात थी कि ये जो चौथा एक्ट और बना दिया जाए कि जो ऑफेंस है ना, अगर बाय द चांस कोई झगड़ा हो जाए, इश्यूज पैदा हो जाए खरीदने वाले और किसान के बीच में, तो एक है ना क्रिमिनल है ना ऑफेंस है ना तैयार कर दिया जाए। एक लाइन का ही था, यही एक्ट में जोड़ देती। उस टाइम तक किसानों की सिर्फ यही मांग थी कि क्रिमिनल केस है ना वो उसके खिलाफ डाला जा सकता है, तो सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और फिर ये भी दी पैशन ऑफ टाइम, ये समय गुजरता चला जाता है कि जब उन्होंने नहीं उनकी डिमांड मांगी तो उसके साथ साथ मैंने डिमांड बढ़ती चली गई, ये तो बढ़ती चली जाती हैं। अब ये किसान, जहां तक इसमें बिल का ही सवाल है, तीनों बिलों पर अगर आप मेरे से चर्चा करने के लिए कहो तो मैं एक का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको देता हूँ। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक क्लियर सी बात है कि कोई भी खरीदार या कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक कर लो और उसको स्टॉक जितना करेगा वो उसका अपना स्टॉक है, गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है।
तो वो व्यापारी है, कोई भी कमोडिटीज सपोज 100 रुपये क्विंटल ले ली, जी तो उसने अपनी बचत के लिए लेगा, जी उस स्टॉक को तब तक रखेगा जब तक वह 200 रुपये नहीं हो जाती। जी और 200 रुपये अगर होगी तो उसको मार्केट में जाएगा, क्योंकि 200 इसलिए होगी कि उन्हें स्टॉकिंग कर रखी है और डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है वो बड़े बढ़ा जाएगा। जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो ऑटोमेटिकली रेट विल रेज, जी वो बढ़ेंगे। तो जब 200 पे आ जाएगा या 2.25 पे आ जाएगा या उसके लिए जो सुलित का रेट आ जाएगा, उस टाइप पर मार्केट में निकालेगा जी और मार्केट में निकाल करके उसकी तो जेब भरगी। जी और वो मार्केट में आने के बाद किसान की जब फसल आएगी, 6 महीने के जब फसल आ जाती है, वो जब किसान की फसल आएगी तो उस फसल के टाइम पर फिर वही शॉप आ जाएगा रेट, क्योंकि उस टाइम पर फिर किसान की सप्लाई आ जाएगी, किसान की सप्लाई आ जाएगी। वो किसान की सप्लाई आने में मतलब बेनिफिट कहाँ गया, किसान तो वहीं वहीं रगड़ा गया। आज के टाइम पर भी आप 80 रुपये 60 रुपये टमाटर ले लो, जबकि जींद के अंदर 3 रुपये 2 रुपये किलो मिल रही थी। इतने जींद में एक गाँव है कमाश खेड़ा, मैंने वहां कहा था लोगों ने टमाटर बाहर खेतों में बहा दिए ट्रैक्टर के साथ, लेकिन वही टमाटर 80 रुपये हूँ काप रहे हैं जिनके पास स्टॉकिंग कैपेसिटी है। एक तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक ये कहते हैं कि फार्मर कहीं बेच लो, ये भी बड़ी हास्यास्पद बात नजर आती है। फार्मर के लिए क्या बात है कि फार्मर ने जैसे अब धान की फसल थी, धान की फसल खेत में तैयार होते वो कोशिश ये करेगा ये धान है ना खेत से बाहर निकल जाए ताकि तू आगे गेहूं की फसल की तैयारी करे। ये धान की फसल बोने के लिए मैं बेचने के लिए भोपाल जाऊंगा या मद्रास जाऊंगा, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। समझ गए। दूसरी ये है कि मान लिया भी मेरे पास टाइम है मैं चले जाऊं, लेकिन क्या है कि एक बीघे का जमींदार एक किले के जमींदार रहे हैं, कौन वहां पर जाएगा। एक किला है, किसी के 2 किले हैं, ज्यादा 5 किले तक की है, वो क्या बार्गेनिंग के लिए वहां पर व्यापार करने के लिए जाएगा। वो तो ये सोचा तेरे खेत के यहीं के ये नजदीक से नजदीक मंडी में आ जाए, मेरे गांव में है ना मंडी हो, ये सोचेंगे कि खेत में से जा तू है ना आराम से मुहाने मंडी में अपने गेहूं भेज दे ताकि न मुहाने के अंदर आकर तू अपना दूसरा काम करेगा। जमींदार को ले कि पल की जरूरत होती है। तो ये भी मुझे आशा नजर आ रहा है कि भाई इस तरह से कहीं पर बेचो, और कहीं पर भी बेचो तो फिर एक पीछे डिमांड अभी आई है कि जो 1 मार्केट 1 फार्मर 1 कंट्री एवरीथिंग इज 1, तो एक्सपेंडिचर अपॉन द फार्मर विल बी आल्सो इक्वल टू दिस। जो किसान जहां पर उनका खर्चा भी बराबर करो, ये भी डिमांड आ गई, अभी क्रिएट हुई है। हरियाणा में बिजली फ्लैट रेट पे है, नहीं के बराबर है, यूपी के अंदर बिलाते हैं, यहाँ पर डीजल का कुछ रेट है वहां पर कुछ है, इसी तरह से फसलों का रेट अलग है, कुछ वहां पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर है जो बिजली का बिल देते हैं जिनका हाई है उसको भी वही रेट मिल जाता है। फिर ऐसे करो कि यानी हर एक जगह ये सिस्टम है, सभी फार्मर के लिए एक ही सिस्टम तैयार करो कि पंजाब में वही होगा और चेन्नई में तमिलनाडु में वही होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा, या तो जब काम चलेगा। नहीं तो इतना देरी टू मच डिफरेंस, इतना फर्क है, तो वो एक मार्केटर एक रेट कैसे बन ही नहीं सकते। ये एक विरोधाभास बातें हैं। दूसरा कंट्रैक्ट फार्मिंग, कंट्रैक्ट फार्मिंग में भी वही किससे ले जा सकता है। कंट्रैक्ट फार्मिंग में मेरे पास पैसा है तो मैं फार्मर से कंट्रैक्ट करूँगा, मैं तुम्हारी इतनी फसल में लेकर जाऊँगा और मैं इसको लूँगा, तो उससे क्लियर बात आएगी कि भाई पैसे देने में नहीं, फसल में खरीद रहा तो पैसे दूंगा, लेकिन बाय दी चांस जैसे पहले वाला सिस्टम था आड़ती का, मैंने पैसे ले चाहिए, मैंने पैसे ले लिए, ये कर लिया, तो इस तरह के उदाहरण पहले भी हुए हैं कि गांव के अंदर 52,000 बीघे के मालिक हुए हैं। वो कैसे होते थे कि उस किसान के पास
अपने परिवार को पालने के साधन नहीं थे, जमीन बो रहे हैं, उस कर्जे को उतारने के लिए उस सेठ जो कंट्रैक्ट करेगा उसके वहां पर हम अंगूठा लगा रहे हैं जैसे भी है, वो ले लिए, वो कर्जा नहीं उतरेगा तो जमीन का मालिक हो जाएगा फ्यूचर में। मेरे ही गांव के अंदर मोहाली के अंदर 52,000 बीघे का मालिक था, वो इसी तरह से था, ईश्वर पालीवाल। हाँ पालीवाल, समझ गए, 52 गांव में जमीन थी उसकी। वो कैसे बना? वो इसी तरह से बना था कि लोगों से गाय बाधा पट्टा नहीं था, गुट्ठे ला करके लगवा लिया, फिर वो जमीन है शोषण तंत्र है, समझ गए। तो इस तरह की वर्तमान में नहीं, ये आगे होने वाली कठिनाई है ना, जिनके लिए किसान है ना ये कर रहे हैं, और उनका डर सच्चा भी है, अच्छा उनका डर सच्चा भी है। रही बात तीसरी एक और है, ये प्रावधान ये कर दिया कि भाई ना अगर नहीं होगा तो एसडीएम के पास जाएंगे। जब एसडीएम के पास जाएंगे तो एसडीएम प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम की जगह वो है ना सिविल कोर्ट का क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसको डाल देते हैं, तो उससे भी ना फर्क पड़ जाता है। और जहाँ तक ये जो अब है, सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, फिर नहीं ले रहे तो उसको विड्रा कर लो। ये जिद करना, क्योंकि हम तो जिद ये करें कि हम ये चीज नहीं ले, किसान तो ये करे मैं नहीं लूंगा, और वो ये करे हम देंगे। तो ये भी एक है ना, वही बात है कि दुनिया के अंदर पहला आंदोलन है जो सरकार दे रही है वो ले नहीं देगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में आदरणीय एडवोकेट कौशिक साहब ने इन 3 जो किसान हित के बताने वाले कानूनों पर प्रकाश डाला गया है। तो कुल मिला के एक तो बात ये समझिए, किसान क्यों है परेशान, क्योंकि किसान रॉ मटेरियल कच्चा सामान उसमें उत्पाद होता है जिसको वो ज्यादा दिन रोक नहीं सकते। जैसे कि बोला गया कि एक फसल कट जाती है तो दूसरी फसल उसको जल्दी से मंडी में बेचने, खेत से बाहर निकालने का प्रयास रहता है कि अगली फसल की तैयारी की जाए। और आमतौर पे बोला भी जाता है कि किसान फसल को मंडी में लेकर जाता है तो ये बोला जाता है कि मुर्दा है, इसको फूंकना ही पड़ेगा, नरम गरम सस्ता है, उसको बेच के तभी ही घर पे जाता है। कैसे किसान के पास कैपेसिटी नहीं है उसको रोकने के लिए। गेहूं, ये आटा जो 15, 20, 17, 20-25 रुपए किलो जो मिलता है, अगर उसी आटे में थोड़ा मीठा मिला दिया जाए, थोड़ी सुगंध की कुछ चीज मिला दी जाए और उसको किसी बिस्किट पार्ले कंपनी का नाम दे दिया जाए तो वही आटा 100 रुपए किलो बिकता है। और जहां तक समझ में आती है कि उनको देना ही पड़ता है। और जहाँ तक कुछ हमारे नेता लोग हैं, वो एक बात कहते हैं कि जब तक मैं रहूंगा ये रहेगा। उनकी क्या गारंटी है ना फॉरएवर रहेंगे में? उनकी क्या गारंटी? 5 साल के लिए चुनका रहे हैं कि मैं रहूंगा, इसका मतलब भाई तू जागा तो तेरे पास ऐसे ना सुनता रहो। ये क्या सा सिस्टम है? फिर ये कहते हैं कि मैं तो भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। करने की बात ये कि जो इनकी डिमांड है उसको ना सिंपैथेटिकली सुन करके कुछ 2 कदम तुम चल लो, 2 कदम बार चलेंगे, हमारे इनएचीवमेंट होकर के जो ये झगड़ा इशू पैदा हो रहा है वो दूर हो जाएगा। जाडे के अंदर बैठे सरकार ने सोचना चाहिए, और ये वहां से बिल दूर से ये दे दिया, हमने ये प्रस्ताव दे दिया। अरे प्रस्ताव देने से काम नहीं चलता, प्रस्तावना करने से उस प्रस्तावना के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पर क्रियात्मक स्टेप दिया जाएगा जो काम चलेगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि दोनों साइड से जिद करना, 2 तरह की जिद है, एक तो देने की जिद है, एक न लेने की जिद है। तो मैं सरकार से भी और किसान भाइयों से भी, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने खूब काम कर रखे हैं, खूब काम कर रखे हैं। मैंने भी 7-8 एकड़ के धान की फसल में भी ना मैंने खुद कर रखे हैं, और मैं इस महकमे से रिटायर भी हूँ। अच्छा, कृषि विभाग से मैं रिटायर भी हो चुका हूँ। लेकिन बात क्या है कि स्वाद, एक ही बात का सवाल पैदा होता है कि किसान के बारे में वो ही जानेगा जिसने वास्तव में किसान के प्रति ये पता है कि किसान को क्या किस किस समस्याओं, किस किस संकटों से गुजरना पड़ता है, किस तरह से उन्हें परिवार को पालना पड़ता है, किस तरह से उसने आगे अपनी फसल के लिए जुताई करनी पड़ती है, पिछली फसल का भी निपटारा करना पड़ता है। तो ये तो किसान ही जानेगा।
बिल्कुल ठीक बात है कौशिक साहब, आपकी इस बात में बहुत वजन है कि जैसे कि कॉर्पोरेट घरानों ने मोदी जी को अपने बातों में लेकर या जिस तरह भी उनके राजनीतिक जो गेम खेल ले गए हैं और वो किसान कानून लेकर आए हैं, जैसा कि कौशिक साहब ने बोला है कि किसान के पास जाकर पता चलेगा वो किन किन समस्याओं से ग्रस्त कैसे जूझ रहा है। तो ये कोऑपरेट घराने एक सीजन की फसल पर किसान के घर पर रुक कर देखे, वो सर्दी की फसल ले लो, गर्मी की ले लो, बारिश की ले लो, किसी भी फसल को वहां पर रुक कर देखा है और उन कि कैसे धरती का सीना फाड़ कर अनाज उत्पन्न होता है, और तब उन्हें पता चलेगा वहां से ये एसीओ में बैठकर कैसे कानून बनाए जाते हैं किसान के। और अंतिम संदेश देना चाहते हैं कुछ जी? ऐसे है कि ये जो बड़े बड़े घराने तथाकथित, जहाँ तक मैं तो अभी तक इस बात को, लेकिन वो घराने जो बड़े बड़े हैं, ये काम पहले भी चल रहा था। सरकार है ना फार्मर्स उसको अपने जिनस को बेच रहे थे, अब क्या जरूरी होगी इनको कारपोरेट है ना फार्मर्स के लिए ना उनको आगे लाने के लिए, ये तो कोई औचित्य नजर नहीं आता। वो जो कमियां थी उस पहले सिस्टम में, जो कमियां थी, सरकार का काम जहाँ तक मेरा वो है कि किसान को पूरे रेट और उन कमियों को दूर करके ये बिल है ना दूर करने के लिए इन बिलों को लाया जाता। जो पहले कमियां थी मार्केटिंग के अंदर उसको दूर करने के लिए लगते, न कि ये जो ना उन पिछली बातों को छोड़ करके एक दूसरा कदम स्टेप दूसरी साइड में ले लिया, और वो भी बिना सलाह के, बिना किसी उसके। तो ये जहाँ तक मेरा अपना विचार है, जो पंखों के नीचे बैठ करके, और जो आपने भी ये मेरे से सवाल किया है, ये पंखों के नीचे बैठ करके फैसले नहीं होते, ये फैसले तो खेत के डोड़े पर बैठ के होंगे, जब हम देखेंगे हो क्या रहा है, समझ गए। रात में जनवरी के महीने में पानी में एंट्री होनी पड़ती है उन लोगों के पास, तो एसी में बैठ के भी उनके साथ ना वो हीटर लगा के सोते हैं। तो मैं तो फिर वही निवेदन करता हूँ सरकार से, किसानों से भी, कि इसका कोई सृजनात्मक उपाय निकाला जाए और इस आंदोलन को देश हित में, किसान हित में, राष्ट्र हित में और हमारी जो वित्तीय संस्थाओं के ऊपर इसका जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उस हित के अंदर इस आंदोलन को यथाशीघ्र दोनों ने सोच समझ कर दूर कर देना चाहिए। और दोनों ने क्या, सरकार की उसमें, सरकार इसको विड्रा कर लो, आंदोलन खत्म है। जी बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब, आपने कारण और निवारण, समस्या और समाधान पर प्रकाश डाला कि 2 कदम वो चले 2 कदम चले, क्योंकि इस आंदोलन को लंबा खींचने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। समस्या का समाधान तो बैठ के निकलेगा, और खेत की मेड़ पे बैठ के, और तब किसान की मूल समस्याओं को जाने समझे, और तभी कृषि कानून इस देश में लागू करने चाहिए। अन्यथा उन सभी कानूनों को रद्द कर देना चाहिए जो किसी को परेशान करते हैं, जो किसी के लिए अस्वीकार्य है, किसी के लिए असुविधाजनक है। तो इन भावना और शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए एपिसोड और नए अनुभवी व्यक्ति के साथ। धन्यवाद।